हेलो एवरीवन। मेरा नाम आदर्श है और इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड की एक कहानी सुनने वाले हैं। इस कहानी का नाम है बेटा मी ऐकतो आहे। इस कहानी के लेखक व.पु. काळे हैं। इनका पूरा नाम वसंत पुरुषोत्तम काळे है, लेकिन व.पु. काळे इसी नाम से ये प्रसिद्ध है। इनका जन्म 25 मार्च 1932 में हुआ था और इनका निधन 26 जून 2001 में हुआ। वसंत जी एक कथा लेखक, निबंधकार, नाटककार और कादंबरीकार भी थे। लोंब करणारी माणसं, पण माझ्या हातांनी, पेन सलामत तो, ब्रह्मदेवाचा काळ, गुलमोहर, कर्मचारी, का रे भुललासी, ऐक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, स्वादिनी, वलय, ये सब इनका स्टोरी कलेक्शन है। ही वाट एकटीची, पार्टनर और भी इनकी कुछ कादंबरी लेखन यानी नॉवेल राइटिंग्स प्रसिद्ध है। अट्रैक्टिव स्टोरीज, फ्लुएंट स्टोरी रिप्रेजेंटेशन, चटपटे डायलॉग्स के वजह से इनकी स्टोरीज लोकप्रिय है। ये पूरी कहानी क्या है इसे शॉर्ट में जान लेते हैं। संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्श वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि शिरीष के पिता संगीत से बेहद प्यार करने वाले व्यक्ति बताए हैं, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वे संगीत से दूर हो गए। तो अपने पिता को खुश करने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए उनका बेटा शिरीष क्या क्या करता है, इसका बहुत ही इमोशनल वर्णन कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स है। एक है शिरीष भागवत, दूसरे है नाना जो कि शिरीष के पिता है, और तीसरे है शिरीष के संगीत गुरु, म्यूजिक टीचर। और ये पूरा पाठ, पूरी कहानी हमें कवि ने शिरीष के म्यूजिक टीचर के द्वारा सुनाई है। अब यहाँ से ये स्टोरी शिरीष के म्यूजिक टीचर बता रहे हैं। वो कहते हैं की जशी तिसरी घंटा घणघणली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला, उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेने स्थिर झाल्या। जैसे ही तीसरी बार घंटी बजी, बेल बजी और बाहर का शोर बंद हुआ, वैसे ही बिना वजह यहाँ वहाँ देखने वाले लोग स्टेज की तरफ देखने लगे। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली। लोगों का अटेंशन अब मेरे पास है, ये मालूम होते ही मैंने सीरियस नोट पे बात करना शुरू किया। सभ्य स्त्री पुरुषाहो, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिला जाहीर कार्यक्रम आहे। आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे। आपण शांतपणे या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी म्यूज़िक स्कूल का ये पहला ही पब्लिक प्रोग्राम है। आपके सामने ये कला प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप शांति से इस प्रोग्राम का आनंद ले, ऐसी आप सबसे काइंड रिक्वेस्ट करता हूँ और प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत यांच्या फिडल वादनाने होईल। हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे। कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे, हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती। आज के प्रोग्राम की शुरुआत शिरीष भागवत अपने फिडल से करेंगे। ये विद्यार्थी मेरे विद्यालय में अभी अभी ही सीखने आया है। संगीत कला के विभाग में ये अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए आप इसके टैलेंट को अप्रिशिएट करो, ये रिक्वेस्ट करता हूँ। एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले। मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती। खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता, कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील याची मला खात्री होती। म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम द्यायचे टाळत होतो। इतना कह के मैंने शिरीष के तरफ देखा। मुझे इस लड़के का बहुत डर लग रहा था। सच बताऊँ तो मेरे दिल से मुझे ये प्रोग्राम में शिरीष को प्ले करने देना ही नहीं था, क्योंकि अभी म्यूज़िक सीखने लगा हुआ ये विद्यार्थी मेरे म्यूज़िक स्कूल का नाम खराब करेगा, इसकी मुझे गारंटी थी। इसीलिए मैं इसे प्रोग्राम में प्ले करने देने से टाल रहा था। मी शिरीषकडे पाहिले। त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता।
पण त्याची ही अवसान फार वेळ राहणार नहीं हे मी ओळखून होतो। मैंने शिरीष की ओर देखा। उसके चेहरे से साहस और कॉन्फिडेंस पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन उसकी ये हिम्मत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी ये मैं जानता था। पडद्यावर जाऊन बाहेरचा श्रोतृवृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती। शिरीषने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला। फुटलाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोतृवृंद दिसला आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली। पर्दा ऊपर जाने के बाद जब उसकी नज़र ऑडियंस पे जाएगी तो उसका यह साहस टूट जाएगा, इसकी मुझे गारंटी थी। शिरीष ने सिग्नल देते ही मैंने पर्दे वाले को इशारा किया और पर्दा फट से ऊपर गया। फुटलाइट की ब्राइट लाइट आंखों पर पड़ते ही शिरीष ने आंखें बंद कर ली। उस लाइट की थोड़ी सी आदत होते ही शिरीष को आई हुई ऑडियंस दिखी और उसी समय उसकी नर्वसनेस उसके चेहरे पे साफ झलकने लगी। तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले। त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। मी तंबोरेवाल्याला व तबलेवाल्याला खून केली। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज घुमू लागला। शिरीषने डोळे मिटून कोणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊन निघाला व हलकेच त्याने शट्स लावला। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोक शांत बसले। धीमेपणाने शिरीषने भूम रागातली गत वाजवायला सुरुवात केली। तेच ते सूर, मात्रेचाही फरक नहीं। वो थोड़ा डगमगा गया है ये मैं जान गया। अब टीचर होने के नाते ये मेरा धर्म था, फर्ज था कि मैं उसे संवार लूँ। मैंने तंबोरा बजाने वाले को और तबले वाले को इशारा किया। तंबोरा का बहुत ही काम सा आवाज़ घूमने लगा। शिरीष ने आंखें बंद करके किसी को तो याद किया और उसका चेहरा फिर से कॉन्फिडेंस से जगमगा उठा और उसने हल्का शट्स लगाया। शट्स यानी संगीत के 7 सुरों में का पहला सुर। एक 10-12 वर्ष के लड़के ने शांति से बजाने शुरुआत की। ये देख के लोग भी शांत हो गए। धीरे से शिरीष ने भूप राग की गत बजाना शुरू किया। बिल्कुल वही सुर, थोड़ा भी फर्क नहीं। तो शांतपणे वाजवू लागला आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला। कानावर विश्वास बसेना, नजरेवरही बसेना। पंचेंद्रिया दगा तर देत नाहीत ना अशी शंका मनाला चाटून गेली। माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणी असता तरी त्याच्या मनातही तशी शंका आली असती। तुम्हीच सांगा। सुमारे 6 महिन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। धीटपणे त्याने विचारले, आपणच का पी जनार्दन? मी सुहास्य मुद्रेने हो म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात। मला गाण्याची फार आवड आहे। वो शांति से बजाने लगा और अब तक उतना शौक में कभी नहीं हुआ था जितना तब हुआ। कानों पर, आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे सेंस धोखा तो नहीं दे रहे, ऐसा डाउट भी मेरे जहन में आया। मेरे जगह पे आप या कोई और भी होता तो उन्हें भी ऐसा डाउट ज़रूर आता। अब आप ही बताओ। सिर्फ 6 महीने पहले ही शिरीष मेरे म्यूज़िक स्कूल में आया। साहस के साथ उसने पूछा, क्या आप ही पी जनार्दन हो? हंसते हुए मैंने उससे कहा, हाँ। और वो बोला, मेरा नाम शिरीष भागवत है, घर पे श्री ही बुलाते हैं। मुझे गाना बहुत पसंद है। तुला गाण्याची आवड आहे तर? माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल। त्याच्या चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले व थोडासा रागही येऊ लागला। तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, पण माझी एक अट आहे। मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील। आता मात्र मला राग आला। मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो, मान्य, तुझी अट एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फी द्यावी लागेल। ओ, तो तुम्हें गाना पसंद है?
अगर मैं सीखूं तो मुझसे भी ज़्यादा मेरे पिताजी को अच्छा लगेगा। उसके सरप्राइजिंग जवाब का थोड़ा आश्चर्य भी लगा और थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा। थोड़ा सा रुक के वो बोला, मैं आपके पास सीखने आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सीखने आऊँगा तब रोज़ मेरे साथ मेरे पापा भी आएंगे और जब तक क्लास चल रही है वे भी यही बैठेंगे। और मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर भी हंसते हुए मैंने उसे कहा, मंजूर, तेरी ये शर्त भी मंजूर, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर महीने मुझे 50 रुपये देने पडेंगे। कबूल, उद्यापासून मी येतो, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का. असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला. दुसऱ्या दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते. शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना. आमचे नमस्कार झाले. एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले. मी पण न बोलता व्हायलिन काढला व शिरीषच्या हातात दिला. त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला. पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात व्हायलिन घेतले. माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवण्याची अशी माझी प्रथा होती. त्यामागे हेतू एवढाच की मला त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकलात तर इतपट वाजू शकाल. शिरीष ने कहा, कबूल, मैं कल से आता हूँ, मेरे साथ मेरे पापा भी आएंगे हाँ. ऐसा कह के मेरे चेहरे की हैरानी देखते बिना ही शिरीष फट से निकल गया. दूसरे दिन वो बिल्कुल समय पर आया और उसके साथ एक बूढ़े अच्छे जेंटलमैन भी आए थे. शिरीष ने कहा, ये मेरे पिता है नाना. हमने एक दूसरे को नमस्कार किया. बिना कुछ कहे नाना कुर्सी पर बैठ गए. मैंने भी बिन कुछ कहे ही वायलिन निकाला और शिरीष के हाथ में दे दिया. उसने साथ में बुक वगैरह साथ लाई थी. ये देख के मेरा उसके प्रति स्वभाव अच्छा हुआ. पहले दिन बेसिक नॉलेज और पहला लेसन सिखाते ही मैंने हाथों में वायलिन लिया. जो भी स्टूडेंट्स मेरे संगीत विद्यालय में आते हैं उनको पहले दिन मैं खुद इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर दिखाता हूँ. ये मेरी प्रथा है. इसके पीछे रीज़न इतना ही है कि उन्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर इन टीचिंग्स को अच्छे से किया, कंसिस्टेंट रहे तो एक दिन यहाँ तक सीख लोगे, मुझ जैसा बजा लोगे. बस इतना ही. त्याचप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटं मी पिलू रागातील एक गत वाजून दाखवली. जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते व शिरीष माझ्याकडे व नानाकडे ओळीपाळीने बघत होता. मी वायलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते. इसलिए लगभग 20 मिनट पीलू राग की एक गत मैंने उनको बजाकर सुनाई. बहुत ध्यान लगाकर नाना सुन रहे थे और शिरीष मेरे पास और नाना के पास देखता. मैंने वायलिन नीचे रखा और नाना के तरफ देखा. उनके चेहरे पे सैटिस्फैक्शन क्लियरली दिख रहा था. आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले. अभी हम चलते हैं, ऐसा शिरीष ने कहा और पिता पुत्र उठ गए. मीच आपण होऊन विचारले, काय, कसे काय वाटले एकंदरीत. मैंने ही खुद होके पूछ लिया, कैसा लगा आपको सब कुछ. वाह, उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही. शिरीषनेच मध्ये उत्तर दिले. मला त्याचा आगाऊपणा राग आला. मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला. वाह, बहुत अच्छा, इसके बारे में तो सवाल ही नहीं, ऐसा शिरीष ने बीच में जवाब दिया. मुझे उसके शरारती स्वभाव का गुस्सा आया. आपण कुठं असता कामाला, भोचकपणे शिरीष ने पुन्हा म्हणाला. आप कहाँ काम करते हो. ऐसा शिरीष ने मुझसे इस प्रकार कहा जैसे वो मेरे फॅमिली से ही हो. मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलण्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील, पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते. नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोडी येऊ लागली. शिरीषची प्रगती पाहून प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो. त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ती फारच दांडगी होती. मुझे लगा कि बीच बीच में बोलने के लिए नाना शिरीष को चिल्लाएंगे, लेकिन इस जगह
वे उसे एप्रिसिएशन की नज़र से देखने लगे। अब हर रोज़ पिता पुत्र आने लगे। शिरीष की इम्प्रूवमेंट देख के तो कभी मैं भी शॉक्ड हो जाता। उसका हाथ बजाने में बहुत ही लाइट था, स्मूथ था और सभी स्टूडेंट में उसकी समझने की शक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एकही अक्षर न बोलता शांत बसून राहत। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। नाना रोज उसके साथ आते और बिन कुछ कहे शांत बैठे रहते थे। मैं भी उनसे बात नहीं करता। हा हा म्हणता 3 महिने निघून गेले। आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो, शिरीष, अशीच प्रगती कायम राहू दे. आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे. हे ऐकल्यावर शिरीषला आनंद होईल अशी कल्पना होती, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाची काहीही भावना दिसल्या नाहीत. इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला. मी विचारले, काय, तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? गंभीर आवाजात ठाशीव स्वरूपाचे उत्तर आले, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. ऐसा चलते 3 महीने बीत गए और 3 महीनों के बाद मेरे होने वाले पहले म्यूजिक प्रोग्राम में शिरीष को प्ले करने देना चाहिए, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया और शिरीष से कहा कि म्यूज़िक में ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होने दो. अपने स्कूल के म्यूज़िक प्रोग्राम में मैं तुम्हें प्ले करने देने वाला हूँ. ये सुनकर शिरीष खुश होगा ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी की कोई भी भावना नहीं दिखी और इतना ही नहीं तो उसका चेहरा भी थोड़ा सा उतर गया. मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? सीरियस वॉइस में मुझे जवाब मिला, मुझसे ज़्यादा नाना को इसकी खुशी होगी. पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तरेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो. प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात याचे रहस्य काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना. याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे, ती म्हणजे नानाजवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने व्हायलिन वाजवत नसावाही. दुसरेच दिवशी शिरीष आला नाही. त्याचा हा पहिला खाडा. नसेल एखाद्या वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले, पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही. 4था दिवस गेला, 5वा गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले. शिरीषचा पत्ता नव्हता. 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीस घेऊन आला. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला. फिर पिता पुत्र गए और हमेशा की तरह ही शिरीष के सरप्राइजिंग जवाब में मैं आश्चर्य करते बैठ गया. हर बार वो नाना का नाम क्यों लेता है और नाना भी हर रोज़ उसके साथ आते हैं, इसका रहस्य क्या होगा? इस सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था. इसके अलावा और एक डाउट मेरे मन में ऊपर ऊपर आता कि मतलब जब भी नाना पास होते हैं तो शिरीष उतने खुले मन से वायलिन नहीं बजाता. इसके दूसरे दिन ही शिरीष आया नहीं. ये उसकी पहली छुट्टी थी. नहीं पॉसिबल हुआ होगा एक दिन, ऐसा सोच के मैंने खुद को तसल्ली दे दी. लेकिन उसके दूसरे दिन भी शिरीष नहीं आया. 4था दिन भी गया और 5वां भी गया. ऐसे ही 15 दिन बीत गए. शिरीष का कोई अता पता नहीं था. 16वें दिन एक व्यक्ति फीस और एक चिट्ठी लेके आया और कहा कि नाना की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शिरीष नहीं आ पाएगा. थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हणालो, नानांची त्याला काय करायचे आहे? इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय? शिरीष आला नाही. त्याची वाट बघून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले. समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीमध्ये मी उगाचच बैचेन झालो होतो. सकाळची इतर कामे आटोपून मी जरा स्वस्त बसतो न बसतो तोच दारात शिरीष उभा. मी ताडकन उभा राहिलो आणि त्याच्या जवळ गेलो. उसका नुकसान न हो इसलिए मैंने कहा, नाना से उसे क्या करना है? यह म्यूजिक प्रोग्राम नज़दीक आ रहा है, उसका क्या? शिरीष नहीं आया. उसका इंतज़ार करते करते मैंने उसका नाम प्रोग्राम में होने वाले उसके प्ले से कैंसिल करवा दिया. उसका नाम लेकिन निकालेंगे नहीं ऐसा सोच के मैंने बाकी के स्टूडेंट्स को तैयार किया. प्रोग्राम का दिन आ गया.
और सुबह से ही शिरीष के यादों में मैं बेचैन हो गया था। सुबह कुछ काम खत्म करके मैं नॉर्मली बैठा ही था कि उतने में शिरीष दरवाजे पे खड़ा था। मैं फटाक से खड़ा होकर उसके पास गया। अरे, तुझा पत्ता तरी काय? आणि आज एकटाच कसा? नाना कसे नाहीत बरोबर? इकडची दुनिया तिकडे होईल ना? अरे किधर था इतने दिन? और आज अकेले कैसा? नाना साथ नहीं? इधर की दुनिया उधर हो जाएगी ना? इकडची दुनिया तिकडेच झाली आहे सर. यापुढे मी एकटाच दिसेन. माझे नाना नाना कायमचे गेले हो सर. इधर की दुनिया उधर ही हो गई है सर. इसके बाद मैं अकेला ही दिखूंगा. मेरे नाना नाना हमेशा के लिए चले गए सर. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, आज आपली विद्यालयाचा कार्यक्रम ना? मी खिन्नपणे हो म्हणालो. थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करने के बाद उसने पूछा, आज अपने स्कूल का प्रोग्राम है ना? मैंने उदास लहजे में कहा हाँ. मग मला आज कार्यक्रम द्या. नाही नका म्हणू सर, एवढीच इच्छा पुरवा. तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. मी सौम्य आवाजात म्हणालो, शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज माझा नाईलाज आहे. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इभ्रत अवलंबून आहे. त्यातून तुझी 2 महिने गैरहजेरी लागलेली. तूच सांग, मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊ? अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, सर, माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा. मला आज वाजवू दे. नंतर जन्मात हात लावणार नाही वायलिनला. तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज नको वाजवू. तुझी मनस्थिती आज बरोबर नाही. मला परवानगी दिलीत तर माझी मनस्थिती आपोआपच सुधरेल. शेवटी त्याचे दुखीत मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा, असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली. मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असेच मी ठरवले. असहाय होके शिरीष ने कहा, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो. मुझे आज बजाने दो. बाद में ज़िंदगी में कभी वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा. तू जिंदगी भर बजा, लेकिन आज नहीं. आज तेरे मन की हालत ठीक नहीं है. मुझे इजाज़त दे दो. मेरे मन की हालत अपने आप ठीक हो जाएगी. पहले ही वो दुखी था, अब उसे और दुखी क्या करना, ये सोच के मैंने उसे इजाज़त दे दी. लेकिन पहला ही प्ले उसका रखूँगा ऐसा मैंने सोचा. त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला. शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता. इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो. आणि त्याहीपेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो, तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार. तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कोणाला बसवावे? टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो. शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायावर डोके ठेवले. मी त्याला उठवत विचारले, शिरीष, हा काय प्रकार आहे? तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास? मैंने इजाज़त दे दी और शिरीष बजाने लगा. शिरीष ऐसे बजाने लगा जैसे प्रोग्राम करने में कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो. इसने इतना सीखा कहाँ से? मैं इसके बारे में सोच रहा था. और सबसे बड़ा सवाल तो अब ये था कि लोग तो अब ऐसा ही सोचेंगे कि नया नया ही सीखने वाला लड़का अगर इतना बेहतरीन बजाता है तो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स कितना उम्दा बजाते होंगे. तो शिरीष के बाद अब बजाने के लिए मैं किसे बिठाऊं? तालियों के ज़ोरदार आवाज़ से मैं होश में आया. शिरीष अंदर आया और मेरे पैर पर सर रखा और आशीर्वाद लिया. मैंने उसे उठाया और पूछा, ये क्या प्रकार है? तुम मेरे पास न आके और कहाँ सीख रहे थे? डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर, काही भलतीच शंका. मी तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगतो. ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिठ्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले. मला धक्काच बसला. ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका म्हणून मी वायलिनला हात लावायचा नाही असे ठरवले. तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसेलही, माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते. पण त्यांना एकदा कसल्याचा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले. त्यांना काहीही ऐकू येत नसे. ओठांच्या हालचालींवरून त्यांना काही काही शब्द समजत. बहिऱ्यापणाच्या इतर गैरसोयींपेक्षा संगीत सेवा अंतरली
याचाच नानांना धक्का बसला. शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले. कोणीतरी संगीतशास्त्रात सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते. म्हणूनच ते रोज माझ्याबरोबर इथे येत होते. पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते. त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाहीत. या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता. ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले की संगीत बंद. पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्याच शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत. या विचारसरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायोलिन वाजवायला सुरुवात केली. आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो. 24 तास एकच उद्योग, एकच ध्यास. मी सराव करू लागलो म्हणजे मला भास व्हायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहेत. तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे व तंबोऱ्याच्या तारांवरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो, पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ती डोळ्यांसमोर आली. ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे. मला जोर चढला. माझ्या डोळ्यांसमोर प्रेक्षक नव्हते, थिएटर नव्हते, कोणी नव्हते. होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर. आंसू पोंछते हुए शिरीष ने कहा, सर क्या आप कुछ भी डाउट कर रहे हो? मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ. जिस दिन मैंने आपके पास फीस और चिट्ठी भेजी उसी रात नाना गुजर गए. मैं शॉक था. जिनके लिए सीख रहा था उन्हीं के चले जाने पर आप क्यों सीखना? इसलिए अब दोबारा वायलिन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा ऐसा सोचा. आपको शायद मालूम हो या नहीं भी, लेकिन मेरे नाना एक बेहतरीन गवैये थे. एक दिन उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो पूरी तरह बहरे हो गए. उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता था. होठों के हलचल से कुछ शब्द वो समझ लेते थे. इस वजह से संगीत से भी वे दूर हो गए. किसी भी अन्य परेशानी से अधिक उन्हें इसी बात का शौक लगा कि वे अभी संगीत से दूर हो गए हैं. आखिर उन्होंने मुझे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए राज़ी किया. कोई तो संगीत विद्या के लिए बार बार मेहनत कर रहा है या कुछ कर रहा है, ये देखने में ही उन्हें बहुत खुशी मिलती थी. इसीलिए वो रोज़ मेरे साथ यहाँ आते थे, लेकिन उन्हें सुनाई कुछ भी नहीं देता था. इसलिए मुझे बार बार बुरा लगता कि मैंने बजाने में कितनी ही इम्प्रूवमेंट क्यों ना कर ली और कितनी ही स्किल्स दिखाई, फिर भी नाना कुछ नहीं सुन सकते. इसी वजह से नाना के सामने मैं खुल के नहीं बजा पाता था. जिस दिन नाना गए उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब संगीत बंद. लेकिन दूसरे ही क्षण मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे नाना तभी मेरा म्यूज़िक सुन नहीं सकते थे, लेकिन अब मेरे पास बैठकर ज़रूर सुन रहे हैं. इसी ख्याल के साथ लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए मैंने वायलिन बजाना शुरू किया. आज सुबह तक मैं घर से बाहर नहीं निकला था. 24 घंटे एक ही लक्ष्य, एक ही काम. मैं प्रैक्टिस करने लगा. मतलब मुझे ऐसा महसूस होता था कि आगे के सुर, ताल मुझे नाना ही बता रहे हैं. तबले का ठेका भी उन्होंने ही पकड़ा है और तंबोरा पर भी उन्हीं की उंगलियां घूम रही है. आज प्रोग्राम की शुरुआत में इतने लोग देख के मैं गड़बड़ा गया, लेकिन जब आंखें बंद की तो नाना की तस्वीर सामने आई. उन्होंने कहा, बेटा बजा, मैं सुन रहा हूँ. मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. मेरे आंखों के सामने ऑडियंस नहीं थी, थिएटर नहीं था, कोई नहीं था. थे सिर्फ नाना, सूर और मैं. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो. शिरीष चुप बैठा और मैं भी कुछ कह नहीं पाया. इसके बाद शिरीष चुप बैठ गया और मैं भी कुछ नहीं कह सका.